नमस्ते, मैं प्रकाश जांगीर, मयूर एजुकेशन ग्रुप का एक सदस्य। अभी समूचा विश्व एक कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित है और इसी को ध्यान रखते हुए नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है जो सबके हित में है और उनका आह्वान भी है कि सभी व्यक्तिजन घर पर रहें और सुरक्षित रहें। अब घर पर सुरक्षित रहें तो ऐसे केस में आगे आने वाले टाइम तक कुछ समय तक स्कूल का भी ऑफ रहेगा, तो ऐसे केस में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसको लेकर मयूर एजुकेशन ग्रुप के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें विद्यार्थी इन सभी जो ऑनलाइन क्लासों के द्वारा क्लासेस के माध्यम से आपके होने वाले जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम घर पे बैठ के तैयार कर सकें। इसके लिए मयूर ग्रुप ने आपके उसमें जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर उस चैप्टर की पीडीएफ आपको बाकायदा आपके मोबाइल पर आपको भेज दी जाएगी या आपको एक ऐसा ऐप होगा उस ऐप के माध्यम से वहाँ भेज दी जाएगी और साथ में उस ऐप को सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में कॉपी कर लेंगे। उन जो पीडीएफ फाइल होगी डाउनलोड की हुई आपकी उसको आप नोट्स में कॉपी कर लेंगे। उसके तुरंत बाद में आपको जो वीडियो आपके कुछ एक चैप्टर की संबंधित 7 या 8 वीडियो जो आपको मिलेंगे उस वीडियो को देखते हुए आप समझने का प्रयास करें। फिर कोई त्रुटि हो तो बाद में यदि जब आपकी क्लास रेगुलर होगी तो उसमें आपकी त्रुटि आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उनको सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं केमिस्ट्री विषय के लिए आपको आज स्टार्ट करते हैं 12th का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। सभी ध्यान से सुने। अध्याय नंबर 3 जो इसका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वेटेज है वो वेटेज आपका है वेटेज आपका 4 नंबर का अध्याय नंबर 3 है और अंक भार 4 अध्याय नंबर 3 है ये और अंक भार 4 ये 4 नंबर का आपका चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नाम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका नाम हुआ करता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के एक अपने केमिस्ट्री में 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं। उनमें से एक चैप्टर ये भी है जिससे भी आपकी न्यूमेरिकल बनने की पूरी संभावना रहती है। शुरू के 4 चैप्टर जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित है उन 4 चैप्टर से आपके आपके सवाल बनते हैं। उनमें अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, विद्युत रसायन। पहले बात तो विद्युत रसायन है क्या, किसे कहते हैं विद्युत रसायन। देखिए केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ये केमिस्ट्री की एक शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत क्या होता है, शाखा में अपन एक होती है रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, जो केमिकल की एनर्जी है, क्योंकि केमिकल है तो केमिकल में उसके बॉन्ड है, उस बॉन्ड की एनर्जी है, इसे अपन केमिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो इस रसायन है तो रसायन की ऊर्जा है और एक इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है। ठीक है, दो आपके इसमें 2 शब्द काम आ रहे हैं चैप्टर में। विद्युत चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, रसायन और विद्युत। तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत अपन रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है, इंटरचेंज कैसे होता है उसका अपन अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री जिस ब्रांच में ऐसा अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या हिंदी में कहेंगे उसे विद्युत रसायन। क्या बोलेंगे, विद्युत रसायन। देखिए इस विद्युत रसायन, अब ये जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है, ये किसके माध्यम से संभव हो पाता है, जिस साधन या युक्ति या मैं कहूं उपकरण कहूं जिसके माध्यम से ये इंटरचेंज संभव हो पाता है। इंटरचेंज कौन सा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का आपका केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये चेंज जो हो पाता है, जिस साधन के माध्यम से हो पाता है उस साधन को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। अर्थात मैं ये कहूं कि सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में इंटरचेंज करता है। अब इसको अपन एग्जांपल समझते हैं। जैसे अभी आपके जैसे टॉर्च के अंदर जो आपके सेल काम आते हैं, बेसिकली आपने देखा भी होगा अपने बचपन में बहुत से आपने सेल फोड़े भी होंगे। उस सेल फोड़े उस फोड़ने पर आपने लगा होगा आपको काला रंग का बहुत बुरा निकलता है, अंदर आपके रोड निकलती है, ग्रेफाइट की रोड जो होती है वो रोड निकलती है, देखा होगा आपने इसमें। ठीक है, तो वो सेल जो है उसमें क्या है, पूरी आपके केमिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी को यदि अपन उस सेल को काम लेते हैं तो वो आपके चेंज होती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अर्थात वो एक प्रकार सेल है। सेल मतलब वो आपको अपन कहना है सेल है। सेल मतलब वो ये कह दिया कि एक साधन है, वो साधन क्या काम कर रहा है, आपका रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे आप और अपने घड़ी में जो सेल काम में लेते हैं वो भी सेल कौन से होते हैं आपके, जो वो भी आपका एक प्रकार का एक सेल ही है। उस सेल में भी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। ऐसे बहुत से सेल भी और भी होते हैं जिनको आपस में चार्ज भी करते हैं, जैसे अपने मोबाइल की बैटरी है।
तो मोबाइल की बैटरी है, तो बैटरी क्या है, बैटरी में क्या होता है, अपन अपने फोन को काम लेते हैं तो फोन क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर वापस अपन सॉकेट में लगा देते हैं, चार्ज करते हैं, वापस चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार से एनर्जी का चेंज कर रहा है। और वहां पर जो आपके बैटरी में लगने वाला सेल था या जो घड़ियों में काम आने वाला सेल था, वो एक प्रकार की एनर्जी को चेंज कर रहा था। यहाँ पर एक सब ध्यान देने वाली बात ये है, एक मैंने सब यूज में लिया सेल और एक मैंने भी जिक्र किया था बैटरी। क्या किया था, बैटरी। तो क्या इसमें कुछ डिफरेंस है क्या सेल और बैटरी में? तो सेल और बैटरी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेल ही सेल है और बैटरी, ये दोनों एक ही बात है। यदि सेल का सेल जो है बेसिकली आपके बड़े रूप में देखा जाए तो उसे बैटरी कहते हैं। ये कह सकता हूं कि मैं सेलों बहुत से छोटे छोटे सेलों को जोड़कर यदि बड़ा सेल बना दिया जाए तो बड़े सेल को अपन कहेंगे बैटरी। क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सेल बैटरी एक ही बात है। यदि ऊर्जा के बड़े रूप को यदि चेंज करना, इंटरचेंज करना हो तो अपन शब्द काम लेते हैं बैटरी, अदरवाइज अपन लेते हैं सेल, बेसिकली सेल ही काम लेते हैं, ठीक है। कई मायने में कुछ ऐसा भी अर्थ निकालते हैं लेकिन कि जो बैटरी है वापस चार्जेबल होती है और आपके सेल होते हैं चार्जेबल नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से सेल भी होते हैं, जैसे कैमरा में लगने वाला जो सेल होते हैं, कैमरे में बहुत सेल आते हैं, वो जो सेल है उनको सेल ही कहते हैं और कहने की भाषा में, बोलचाल भाषा में सेल ही कहते हैं, लेकिन वो एनर्जी का इंटरचेंज आपस में कर देते हैं। अब इनको फिलहाल अभी ये समझते हैं कि सेल और बैटरी एक ही बात है, छोटा रूप है वो सेल है, बड़ा रूप है वो भी सेल ही है, बड़ा सेल को या बैटरी को बात एक ही है, ठीक है। तो हमने भी सीख लिया है कि पहले बात तो किसे कहते हैं, तो मैंने कहा कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन का अध्ययन अपन करते हैं, वो केमिस्ट्री ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या बोलेंगे विद्युत रसायन। जिस माध्यम से ये, जिस उपकरण के माध्यम से ये परिवर्तन संभव हो पाता है उसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। अब यहाँ पर बात आती है कि रासायनिक ऊर्जा चेंज हो रही है विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा हो रही है चेंज हो रही है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ये दो प्रकार से चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो प्रकार के सेल हो गए। तो सेल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होता है आपका विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल। दो प्रकार के सेल होते हैं। एक प्रकार का सेल जो होता है आपका जो विद्युत रासायनिक सेल है, बेसिकली ये सेल जो काम करता है, ये काम करता है रासायनिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को ये चेंज करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। अर्थात एक ऐसा साधन या ऐसा सेल या ऐसा उपकरण के दो जो आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है, बदलता है, उस सेल को अपन विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है। और विद्युत अपघटनी सेल क्या काम करता है, इसका रिवर्स, उसका उल्टा काम करता है। अर्थात विद्युत ऊर्जा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का जो चेंज होता है वो करता है इसमें रासायनिक ऊर्जा में करता है, ठीक है। ये दोनों प्रकार के सेल हो गए, एक हो गया विद्युत रासायनिक सेल हो गया, दूसरा आपका हो गया विद्युत अपघटनी सेल। ये दोनों सेल है वो आपका एनर्जी का आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। एनर्जी का इंटरचेंज कैसे, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और वहां पर वो सेल जो है विद्युत अपघटनी सेल है, वो विद्युत ऊर्जा परिवर्तन किसमें कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। एक बात आपको समझ लेनी है कि जो सेल में जब भी आप एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में इंटरचेंज होगा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, इन परिवर्तन होने के लिए आवश्यक शर्त होती है, वह आवश्यक शर्त है इन सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेडॉक्स अभिक्रिया होनी चाहिए। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसका आपने अध्ययन किया होगा अध्याय नंबर 8 में कक्षा 11 में, ठीक है, आपने पढ़ा है, जिसमें जब पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपौपचय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपौपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कह दो, रेडॉक्स रिएक्शन जिसे अपन कहते हैं, आपने पढ़ा भी है। अर्थात अब ये सवाल वापस आ गया कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आपके ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एक तो ऑक्सीडेशन होता हो, एक होता हो रिडक्शन, जिसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, एक को बोलते हैं ऑक्सीकरण, रिडक्शन बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन, ऑक्सीजन और अपचयन।
तो जब दोनों अभिक्रियाएं किसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों प्रोसेस साथ में संपन्न होते हैं तो उसे बोलेंगे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी सर कि सेल में ऊर्जा का इंटरचेंज होगा तो इसका मतलब है उस सेल में रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत दोनों अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन अभिक्रिया भी होगी और रासायनिक अभिक्रिया भी होगी, दोनों अभिक्रिया होगी तब सेल में ऊर्जा का इंटरचेंज होगा। कभी भी आप याद रखिए केवल एक रिएक्शन से कभी ऊर्जा चेंज नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा का चेंज होना, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि रासायनिक ऊर्जा चेंज विद्युत ऊर्जा में होगा या इसमें चेंज होगा तो दोनों रिएक्शन होने चाहिए, क्योंकि धारा का प्रवाह हमेशा बंद पात्र में होता है, बंद पात्र होगा। अब ये सर्किल बनना चाहिए, सर्किल बनेगा। सर्किल कब बनेगा, जब पूरा एक में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो, तो पूरे आपकी बैलेंस इक्वेशन जो होगी उसके तहत ही आपकी क्या होगी, आपका इस एनर्जी का इंटरचेंज आपस में होगा। अब बात करते हैं, ये विद्युत रासायनिक सेल है। इन सेल, ये जो सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था, इस सेल के बारे में सबसे पहले बताया था एल गैल्वेनी। दो साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था, एक का नाम था एल गैल्वेनी, एक का नाम था ए वोल्टा। क्या नाम था, ए वोल्टा। ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था एल गैल्वेनी, एक का नाम था ए वोल्टा। ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सेल के बारे में बताया। इस सेल कौन से, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताया, अर्थात एक ऐसे सेल के बारे में बताया जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए इस सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहा गया। क्या बोला गया, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहा गया। गैल्वेनिक सेल के दो और या वोल्टीय सेल भी कहा गया। इन सेलों के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम्पल आता है डेनियल सेल। क्या आता है, डेनियल सेल, डेनियल सेल आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो गैल्वेनिक सेल कहो, चाहे विद्युत रासायनिक सेल कहो, चाहे वोल्टीय सेल कहो, बात एक ही है। अर्थात ये तीनों एक ही, मतलब साइंटिस्ट के नाम से इनका नाम हो गया, बाकी काम एक ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ये आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेनियल सेल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, डेनियल सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन डेनियल सेल बारे में बात करते हैं। डेनियल सेल, ये डेनियल सेल क्या है, ये डेनियल सेल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। डेनियल सेल जो है, अब देखो, मतलब विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल, एक सेल में दोनों प्रक्रियाएं हो सकती है। प्रक्रियाएं इन सेंस की मैं कहूंगी, जैसे बैटरी है, अभी मोबाइल की बैटरी है, यदि आपने उस मोबाइल को आपको चार्ज करना है, चार्ज करना मतलब क्या हुआ, आपने विद्युत ऊर्जा दी है उस बैटरी को, तो विद्युत ऊर्जा दी है, विद्युत ऊर्जा चेंज किसमें होगा, रासायनिक ऊर्जा में चेंज होगा। इसका मतलब वो सेल किस रूप में काम कर रहा है, विद्युत अपघटनीय सेल रूप में काम कर रहा है। तो आपने चार्ज कर ली बैटरी को, अब बैटरी को अब वापस काम में ले रहे हो, आप काम में ले रहे हो, जैसे कि इसमें क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपकी जो पहले तो आपके चार्ज लगाया, तो वैसे केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। अब वापस वो काम में लोगे, काम में लोगे तो अंदर जो उसकी केमिकल एनर्जी है वो किसमें चेंज होगी, आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होगी। अर्थात रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन किसमें होगा, विद्युत ऊर्जा में होगा। तो ऐसे केस में किस रूप में काम करेगा, वो विद्युत रासायनिक सेल रूप में काम करेगा। जब चार्ज लगाओगे तो आपके किस रूप में काम करेगा, विद्युत अपघटनीय सेल के रूप में। जब काम में लोगे तो वो काम करेगा विद्युत रासायनिक सेल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, उसमें मैंने बताया कि आपके एक जो सेल आता है उसका नाम है डेनियल सेल। क्या है, डेनियल सेल। अब डेनियल सेल से किस तरह अपने समझेंगे, समझते आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि डेनियल सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। अर्थात ये रासायनिक ऊर्जा को किस तरह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए सभी, देखिए, और आपके दिमाग में बात और जरूर रहे कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया जरूर संपन्न होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी तभी यह प्रोसेस आपका संभव हो पाता है। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या होता है, तो अलग अलग पात्र प्रयुक्त होते हैं। दो अलग पात्र लेते हैं अपन। एक पात्र में क्या होता है कि जिंक धातु की छड़ होती है। ठीक है, अन्य पात्र में आपके कॉपर धातु की छड़ होती है। ये आपके है जिंक धातु की छड़ है, जिंक धातु की छड़ है। ठीक है, और ये आपके कॉपर धातु की, तांबे की दो कॉपर धातु की छड़ है। ठीक है, इन दोनों को एक चालक तार की सहायता से वोल्टमीटर से जोड़ते थे। किससे जोड़ते हैं, ये आपका चालक तार है, चालक तार जिसमें
धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। और यहाँ पर ये है वोल्ट मीटर, क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर इस जिसमें आपके जिंक धातु की छड़ है, इस जिस पात्र में है उस पात्र में अपन एक विलयन डाल देते हैं। वो विलयन किसका है, जिंक सल्फेट का, किसका है, जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का, ZnSO4 का 1 मोलर सांद्रता, 1 मोलर सांद्रता का विलयन है, विलयन है। और इसके अंदर है आपका कॉपर सल्फेट का, CuSO4 कॉपर सल्फेट का, जिसे अपन बोलते हैं नीला तोता, क्या बोलते हैं, नीला तोता भी कहते हैं इसको। ये कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट का भी 1 मोलर सांद्रता का विलयन है, 1 मोलर सांद्रता का सॉल्यूशन है, विलयन ले लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों विलयन अपन अलग पात्र में ले लिए। याद रखें, जिसमें आपने जिंक सल्फेट ले लिया है उसमें आपके जिंक धातु छड़ को डुबो दिया गया है, इधर आपके कॉपर सल्फेट विलयन में आपने कॉपर धातु छड़ को डुबो दिया है, ठीक है। अब इन दोनों विलयनों को अपन एक लवण सेतु, एक सेतु से जोड़ते हैं। लवण सेतु, ये आपका यहाँ पर यू आकार की कांच की नली होती है, यू आकार की। आपने लेबोरेटरी में 11th क्लास के जो प्रैक्टिकल किए थे तो प्रैक्टिकल में बताया भी था, कोई यू आकार की आपकी ट्यूब है। ये ट्यूब आपको आपके 12th क्लास में जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, उसमें अपन ये बात चर्चा और करेंगे वहां पर कि ये सेल आपकी नली है, इसको अपन कहेंगे साल्ट ब्रिज के नाम में कहेंगे, या इसको अपन लवण सेतु कहेंगे। ये लवण सेतु क्या काम करता है, देखिए पहले बात होता है क्या, ये कांच की नली है, यू आकार, यू शेप में है। इस नली में क्या करते हैं अपन, एक पोटेशियम नाइट्रेट या आपके अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन, या दोनों में से एक का, है ना, किसी का भर दीजिए। आपके यहाँ पर सांद्रता का संतृप्त विलयन लेकर इसमें भर देते हैं। भर के इसके दोनों सिरों पर अपन कॉटन, क्या लगा देते हैं, कॉटन के दो, कॉटन से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद कर देंगे, पहले इस भर के फिर इसको उल्टा रखा देंगे भर के, ठीक है, ताकि वो सॉल्यूशन निकले नहीं। अब बताओ, इस जो आपकी ट्यूब है, इस ट्यूब का क्या मीनिंग, क्यों अपने ये ट्यूब ऐसे विलयन, दोनों विलयनों को अंदर डुबो दी गई है, क्यों डुबोई है अपन ने? तो इसका काम ये है कि जो आपकी यू आकार की नली है ये काम भी करती है। देखो, इसी को बोलते हैं अपन लवण सेतु, क्या बोलते हैं, लवण सेतु बोलते हैं, ठीक है। और इस लवण सेतु को अपन, इसके अंदर जो विलयन भरा हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है, या अमोनियम नाइट्रेट कह दीजिए, NH4Cl ले लीजिए, उसको ले लीजिए, NH4Cl ले लीजिए, ठीक है, उसका संतृप्त विलयन बराबर रहता है, या रूई है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसको अपने क्यों डुबोया दोनों विलयनों में, क्योंकि हमने देखो अपने जहाँ कहीं भी आप देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि फैन चल रहा होता है तो फैन को जो तार जुड़ा है उसमें तार एक नहीं दो होते हैं। तार तो इसलिए होते हैं कि परिपथ का एक बंद परिपथ का निर्माण करने के लिए, कभी एक तार से आपको कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। यदि आप देखते हैं एक ही तार है तो उस तार के अंदर 2 तार और होंगे, है ना, तो ताकि बंद परिपथ का निर्माण करने के लिए आपके परिपथ होते हैं। धारा का प्रवाह केवल तब भी होगा जब बंद परिपथ होगा, जैसा आपने पढ़ा भी होगा आपके 9th क्लास में एलन फिजिक्स पढ़ा होगा आपने। जैसे मान लीजिए आपने ये आपके देख लिया होगा ऐसे, ये आपके R1 मान लो, ये R2, और ये आपके लेकर ये आपने बैटरी पॉजिटिव सिरा या नेगेटिव सिरा लेकर आपने जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया पूरा, ठीक है। तो ये बंद परिपथ हुआ ना, ये बंद परिपथ में हमेशा धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो हमें अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये यहाँ से धातु है, धारा प्रवाह हो सकता है, ये चार तार है, इसमें धातु का तार है, वो है, ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा यहाँ धातु प्लेट और आ गई। फिर यहाँ पर आपके सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, विलयन आ गया। अब विलयन में क्या होता है, आयन है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कॉपर सल्फेट का विलयन है, जलीय विलयन है, ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर आयन, कौन सा आयन है, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है, बहुत सारे कॉपर आयन है, बहुत सारे सल्फेट आयन भी है। यहाँ पर बहुत सारे जिंक आयन हैं, बहुत सारे सल्फेट आयन भी है, बहुत सारे जिंक आयन हैं, बहुत सारे सल्फेट आयन भी है कि नहीं, है ना। अब देखो हमें एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि देखो हमेशा याद रखिएगा, धारा का प्रवाह केवल तभी, धारा का प्रवाह हमेशा 2 स्थिति में होता है, या तो होने चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या होने चाहिए मुक्त आयन, क्या होना चाहिए, मुक्त आयन। आयन मतलब कोई भी आयन, जैसे मान लीजिए यहाँ ले रहे सोडियम आयन ले लो, या आपके पोटेशियम आयन ले लो, जिंक आयन ले लो, कॉपर आयन ले लो, कोई भी आयन, जितने भी आयन हैं इससे वो ये मुक्त आयन होना चाहिए, ठीक है।
और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु में होते ही है, धातु की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाती है। इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होगा, धारा प्रवाह हो जाएगा। और यहाँ पर ये आयन है, तो यहाँ तो धातु है ही है, इसके बाद में क्या है, विलेन आ गया। विलेन में कौन सा आयन है, मुक्त आयन है, तो इनको भी एक आपका क्या मिल गया, एक आपका कह सकते हैं कि आपका जो आपका मीडियम मिला है वो आपका आपके कंडक्टेंस आपके चालक विलेन मिल गया आपको, ताकि यहाँ भी प्रवाह हो सकता है। अंदर वो विलेन आ गया, यहाँ हो जाएगा, फिर और विलेन आ गया, फिर और ये प्लेट आ गई, धातु छड़ आ गई। तो कुल मिला के बंद परिपथ का निर्माण करने के लिए, ताकि अपन जान पाए कि केमिकल एनर्जी किस तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होने के लिए बंद पात्र चाहिए। तो बंद पात्र के लिए हमने ये लवण सेतु इसमें डुबोया है। ठीक है, अब देखते हैं अब कैसे होता है, देखिएगा। जो धातु की छड़ वोल्टमीटर से, देखो जैसे मान लीजिए ये आपके ये पूरा एक तरह से सेल बन गया, क्या बन गया, सेल बन गया। इस सेल में ये आपका एक अलग पात्र है, ये अलग पात्र है। अब मैंने पहले कहा था कि जब एनर्जी का ये चेंज होगा, तो एनर्जी का चेंज होने के लिए जरूरी क्या है, चेंज होने जरूरी है उस सेल में रेडॉक्स विक्रिया का संपन्न होना। अब रेडॉक्स विक्रिया संपन्न होना मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सेल में रेडॉक्स ऑक्सीजन विक्रिया भी होगी और अपचयन भी होगी। जिस अर्ध सेल, जैसे इसको बोलेंगे अपन आधा सेल, जिसमें ऑक्सीजन या अपचयन, जैसे मान लो यहाँ ऑक्सीजन हो रहा है या अपचयन हो रहा है, चाहे यहाँ ऑक्सीजन या अपचयन हो रहा है, तो जहां पर ऑक्सीजन या अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम कहते हैं अर्ध सेल। क्या बोलते हैं, अर्ध सेल। यहाँ पर जहां ऑक्सीजन होता है, ध्यान याद रखिए, जिस पात्र में या जिस इलेक्ट्रोड पर आपके ऑक्सीजन की, जिस इलेक्ट्रोड पर या जिस इलेक्ट्रोड पर, कोई भी इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। तो यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड के रूप में कार्य करता है, और यहाँ पर कॉपर धातु का छड़ है वो किस रूप में काम करता है, कैथोड रूप में काम करता है। यहाँ एक सवाल अपने बीच में आया, उपस्थित हो गया, दिमाग में आ गया, सर ये एनोड रूप में क्यों हुआ और ये कैथोड रूप में क्यों हुआ। ठीक है, देखिएगा पहले समझते हैं कि ये एनोड रूप में और ये कैथोड रूप में। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है, अच्छा एनोड पर मैंने कह दिया कि आपके जहां ऑक्सीजन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो एनोड रूप में काम करेगा इलेक्ट्रोड। अच्छा इलेक्ट्रोड क्या है, धातु की छड़ को या इलेक्ट्रोड को, बात एक ही है। जिस आपके साधन पर या जिस उपकरण पर आपके जहां पर या धातु की छड़ हो या जिस विलयन के अंतर्गत ऑक्सीजन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है वो आपके एनोड रूप में कार्य करेगा। ठीक है, जहां अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है वो कैथोड रूप में कार्य करेगा। बस दैट्स ऑल, ये ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब देखें तो आपके ये जो आपका धातु की छड़ है, यहाँ पर जिन धातु की छड़ है वो आपके क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। अधिक क्रियाशील कॉपर धातु की छड़ की रेस्पेक्ट में अधिक क्रियाशील होती है। तो अधिक क्रियाशील धातु विशेषता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। धातु ये भी धातु है लेकिन ये अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। तो अपन एनोड पर क्या रिएक्शन देखेंगे, ये एनोड पर अपन देखेंगे कि एनोड पर क्या हो रहा है। एनोड पर ये जिंक धातु की छड़ है, वो क्या होगा, ये जिंक आयन के रूप में, और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और ये आपके जिंक आयन बदल जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए और यहाँ पर वो अभिक्रिया कौन सी हुई, ऑक्सीकरण। कौन सी हुई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो जिंक धातु छड़ पिघली है तो जिंक आयन विलयन में आ गए। ये जिंक आयन बहुत से हो गए विलयन में आ गए, ये जिंक आयन बहुत सारे विलयन में आ गए। आगे छड़ पिघलेगी तो आयन आएंगे, अब इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, छड़ पर रहेंगे। तो छड़ पर रहने से, ध्यान सुनिए मेरी बात को, यहाँ छड़ पर, इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन रहने से ये प्लेट बन जाती है, नेगेटिव गैस बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। अब ये नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने से ये आपके जिंक आयन यहाँ आ गए और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव हुए वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, किधर से जाएंगे, एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड से कैथोड की ओर गति करेंगे। ठीक है, अब ये इधर से इधर गए तो ऐसे केस में क्या होगा, ये छड़ नेगेटिव हो जाएगी, ये छड़ नेगेटिव हुई तो अब ये इधर के जितने भी धनायन हैं वो आपके कहाँ आएंगे, इस कैथोड जो आपके कॉपर की छड़ है इस छड़ की ओर आपके एकत्रित होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं अपोजिट चार्ज ऑलवेज हैव अट्रैक्शन नेचर। क्योंकि जो असमान आवेश है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से यहाँ पर ऋणावेश हो गया, ये ऋणावेश हो गई, छड़ ऋणावेश हो गई, तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो ये धनायन जो है इसके ऊपर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। आकर्षित होने से या कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर होगा क्या होगा, कैथोड पर ये जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ये कॉपर में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन।
तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, जहां पर ऑक्सीजन क्रिया संपन्न हुई है उस अर्ध सेल पर, उस अर्ध सेल के तुम्हें ये भी अर्ध सेल है, जहां ऑक्सीजन की क्रिया संपन्न हुई है वो एनोड रूप में, जहां अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हुई है वो कैथोड रूप में कार्य कर रहा है। अर्थात ये अर्ध सेल और ये अर्ध सेल, ये दोनों सेल को जोड़ देना तो हो जाएगा संपूर्ण सेल। क्या हो जाएगा? संपूर्ण सेल। संपूर्ण सेल दोनों को जोड़ लेते हैं तो इस साइड लेफ्ट साइड का और राइट साइड की दोनों को जोड़ के साइड लिख देते हैं। तो यहाँ पर जिंक है प्लस कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ? जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन से क्या होगा? जिंक 2 प्लस आयन प्लस कॉपर। ये आपका संपूर्ण सेल की क्रिया हो गई। सर आपने पहले बात करी थी कि सर संपूर्ण सेल में आपका रेडॉक्स क्रिया होनी चाहिए, तो देखो ये रेडॉक्स क्रिया है, यहाँ जिंक से जिंक आयन हो रहा है और कॉपर आयन से कॉपर हो रहा है। जिंक से जिंक आयन मतलब यहाँ जिंक ऑक्सीजन 0 है या जिंक +2 है। यदि ऑक्सीजन अवस्था में वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन में कमी होती है उसे बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अपचयन हो गया, रेडॉक्स क्रिया हो गई, अर्थात ये पूरे सेल की क्रिया हो गई। अब देखो आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, धारा का प्रवाह हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाह कैसे हो रहा है, किधर से किधर हो रहा है? आपके एनोड से कैथोड की ओर, तो धारा किस जाएगी? कैथोड से एनोड की ओर। जब धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होगा तो ऐसे केस में जो वोल्टमीटर में कुछ मान आएगा, कितने वोल्टेज करंट जा रही है, तो वोल्टेज मान यहाँ प्राप्त होता है 1.10 वोल्ट। कितना होता है? 1.10 वोल्ट का वोल्टेज हमें इस डैनियल सेल के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ तो ये जो इक्वेशन है वो आपके संपूर्ण सेल की इक्वेशन हो गई, रेडॉक्स क्रिया हो गई संपूर्ण सेल की, जो विक्रिया हो गई जैसे जिंक आयन चेंज हो गया और कॉपर आयन है वो कॉपर में चेंज हो गया, अर्थात ये हो गया आपके अपचयन अभिक्रिया, ये हो गया आपके ऑक्सीजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहां पर इस इलेक्ट्रोड का जो विभव है और यहां पर इस जो आपका कैथोड है, कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड रूप में कार्य कर रहा है, उसका विभव है। इन दोनों के विभव को, इस विभव को किसका? जिंक का कह दो तो जिंक धातु की जो पिघल रही है या ऑक्सीजन हो रहा है या अपचयन हो रहा है, इसके विभव को बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव, इसके विभव को भी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। जहां पर ऑक्सीजन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है उसे बोलेंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड विभव बोल देंगे इसको। अब चाहे इसको आप ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड विभव कहो या ऑक्सीजन विभव को बात एक ही है। यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो इसे अपन बोलेंगे अपचयन विभव। क्या बोलेंगे? अपचयन विभव या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहो तो बात एक ही है। यहाँ पर एक सवाल बीच में आ गया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव होता है, विभव होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं? पहला सवाल तो ये हो गया। ठीक है, ये 1.10 वोल्ट पर सेल का है, वो कैसे आया उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक चीज और बात करते हैं, देखिएगा, देखो किसे कहते हैं, पहले इस बार और भी चर्चा कर रहे थे अपन कि यहाँ पर इस लवण सेतु का और काम क्या है। देखो एक तो देखो यहाँ पर मैंने पहले से बता दिया आपको कि मैंने कहा कि ये जो आपका है एक बंद परिपथ का निर्माण करने का काम आ रहा है, ये बंद परिपथ बन गया के लिए काम आ रहा है। सेकंड चीज है कि देखो इस जिंक धातु के पिघलने से इस विलयन में पहले तो क्या था, एक जिंक का जो जिंक सल्फेट का 1 मोल सारा विलयन था, इसका मतलब क्या था? जिंक सल्फेट को जल में घोल लिया, इसका मतलब क्या हुआ? जिंक आयन भी है, सल्फेट आयन भी है। अब रोड पिघलने से क्या होगा? इसमें जिंक आयन और आ गए, तो इस विलयन में आपके धनायन की सांद्रता क्या हो गई? ज्यादा हो गई। क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और ऋणायन की सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि ऋणायन तो उतने ही है, जिंक आयन और आ गए तो जिंक की सांद्रता बढ़ गई ना, ये बढ़ जाती है। दूसरी चीज है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आने से यहाँ पर छड़ क्या हुई है? नेगेटिव हो गई। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव इसकी ओर आकर्षित हुए, तो इसमें पहले क्या था? कॉपर आयन सल्फेट आयन दोनों बराबर थे। अब कॉपर आयन यहाँ जमा हो गए तो धनायन यहाँ जमा होंगे तो धनायन कम हो जाएंगे। ये अब ये धनायन यहाँ जमा होंगे तो इस छड़ का भार बढ़ने लगेगा। ये छड़ पिघल रही है तो इसका भार धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये भार बढ़ने लगेगा, मतलब कॉपर आयन यहाँ पर जमा होगा। जब वो कॉपर आयन यहाँ पर जमा होगा तो ऐसे केस में धनायन की संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ऋणायन की संख्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस विलयन में धनायन की सांद्रता ज्यादा है और इस विलयन में ऋणायन की सांद्रता ज्यादा है।
इन दोनों ओर विलयन में जो अतिरिक्त आवेश की सांद्रता है उसको संतुलित करने के लिए भी लवण सेतु कार्य करता है, काम आता है। कैसे काम आता है देखिएगा। यहां पर जैसे मैंने कहा कि मैंने ले लिया KNO3 लिया, तो इसमें क्या है K प्लस NO3 माइनस, तो यहां पर जो धनायन ज्यादा है, मतलब क्या जिंक का ज्यादा है, तो ये विलयन से इधर जो आपके ऋणायन आएंगे और धनायन ऋणायन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर ज्यादा कौन है, सल्फेट आयन ज्यादा है, तो यहाँ से धनायन आएंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। अर्थात दोनों ओर जो अतिरिक्त आवेश है, या धनायन ज्यादा है या ऋणायन ज्यादा है, तो जो आवेश की सांद्रता अधिक है उसको संतुलित करने के लिए भी लवण सेतु कार्य करता है। ठीक है, दोनों बातें आपकी इंपॉर्टेंट है। लवण सेतु का क्या काम है, लवण सेतु क्या है, डेनियल सेल किस तरह काम करता है और किस तरह रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊर्जा के रूप में हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं। सर आपने कहा कि इसका विभव 1.10 वोल्ट है, मैंने कहा आपने कहा अच्छा कैसा है, तो इसका विभव और इसका विभव दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा सेल आ जाएगा। भाई आपने पूछा सेल का विभव क्या होगा, तो मैंने कहा इस आधे सेल को और इस आधे सेल को दोनों को जोड़ दो पूरे सेल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनो। जब किसी धातु की छड़ को, जैसे मैंने आपके ये पात्र लिया है, इसमें मैंने धातु की छड़ ले ली, ये मेटल ले लिया, ठीक है, ये जुड़ा हुआ, ठीक है, ये धातु की छड़ है और ये आपकी विलयन है। इस विलयन में जैसे मान धातु मैंने बोल दिया M है, तो अंदर कौन सा है M, N प्लस आएंगे, तो N का मान कुछ भी हो सकता है M। अब ये छड़ पिघलेगी तो ऐसे गैस में यहाँ धनायन बढ़ जाएगी। यदि ये यहाँ पर ये धनायन यहाँ जुड़ेंगे तो ऐसे गैस में यहाँ पर अपचयन हो जाएगा, ये पिघलेगी तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, ये धातु है, आवेश 0 है, धातु पर यह धनावेश है, तो ऐसा किस मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। उस विभवांतर को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए अपन बात कर रहे थे, जैसे कॉपर वाला है, तो ये मान लीजिए छड़ यदि मान लो नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर जो इस विलयन के जो धनायन है, धनायन इसके चारों ओर आ जाएंगे, अर्थात एक संधारित्र की भांति, किसकी भांति, संधारित्र की भांति काम करेगा। और इनमें इस नेगेटिव और यहाँ जो पॉजिटिव है, इनके बीच में गतिज साम्य स्थापित हो जाता है। इस इन दोनों नेगेटिव आवेश और यहाँ पर धनावेश या नेगेटिव पॉजिटिव में जो विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर होगा, उसे बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड विभव हो गया किसका, जिंक का, ये हो गया किसका, कॉपर का। तो परिभाषा कैसे करेंगे, जब किसी धातु की छड़ को अपन उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की छड़ और विलयन में उसके आयन, उनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उस विभवांतर को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड विभव और यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव। पूरे सेल का निकाला तो कैसा निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं अपन। यहाँ पर जो अपने इक्वेशन में सेल की इक्वेशन क्या है, आपके जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन से क्या हुआ आपका, जिंक 2 प्लस आयन और प्लस कॉपर। ठीक है, ये आपके इस डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया हो गई। तो मैंने कहा कि अब इस सेल का इसका विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, और जिंक का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, कॉपर का क्या होगा। आपने पूरे सेल का बोल दिया 1.10 वोल्ट है ही है। ठीक है, ये कैसे होगा, क्या होगा, है ना, देखते बात करते हैं। तो देखो, ये जिंक का एक नाम है अपना इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, मैंने परिभाषित कर दिया है, वापस बताता हूं कि जब किसी धातु की छड़ को अपन उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की छड़ और उसके आयन, विलयन उसके आयन, धातु और उसके आयनों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा या विभवांतर उत्पन्न होगा, जो भी आवेश उत्पन्न होगा, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। यदि ये विभव 298 केल्विन ताप पर और 1 मोलर सांद्रता के संदर्भ में निकाला जाए, तो इस विभव को बोलेंगे अपन मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अर्थात मानक परिस्थितियों पर जो विभव होता है, उस विभव को बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। इसको अपन ई नोट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई नोट इस विभव है, विभव को अपन मापते हैं किसमें, वोल्ट में। किसमें मापते हैं, विभव को अपन मापेंगे किसमें, वोल्ट में मापेंगे। ठीक है, वोल्ट में अपन मापते हैं
इसे बोलेंगे परिभाषा कैसे करेंगे, मानक परिस्थितियों पर, मानक बाकी परिभाषा होगी वो मानक परिस्थितियों पर अर्थात 298 केल्विन ताप पर एक बार दाब पर 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन डुबोते हैं, उसी लवण उसी धातु आयन की विलयन डुबोते हैं, तो ऐसे केस में धातु की छड़, धातु और उस विलयन उसके आयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे अपन मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, ये हो गया ई नॉट। क्या हो गया, ई नॉट। एक बात और समझिएगा, यदि ये ई नॉट कहकर मैं ये बोल रहा हूं धातु से धातु आयन, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे मानक, देखो मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलेंगे इसको अपन, मानक ऑक्सीकरण विभव बोलेंगे। ठीक है, विभव कहेंगे अपन। ठीक है, यदि ई नॉट मैं कहूं धातु आयन से धातु, मतलब अपचयन हो रहा है, अपचयन कहां पर होगा, कैथोड पर, इसको आप एनोड कह सकते हो, इसको आप कैथोड ध्रुव कह सकते हो। समझिए बात को, यहाँ पर जो आपके बेसिकली जो जनरल बात करते हैं सेल के संदर्भ में बात करें, तो ये लोग जहां आपके छड़ पिघल रही थी वो अब मैंने कहा एनोड रूप में काम कर रहा है, जो छड़ आपके आपके जिस छड़ पर आपके अपचयन क्रिया संपन्न हो रही थी वो कैथोड रूप में काम कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो रहा है तो इसे बोलेंगे मानक ऑक्सीजन विभव, यहाँ पर अपचयन हो रहा है इसको बोलेंगे मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव कहेंगे अपन इसको। ठीक है, अब समझिए बात को, ये हो गया मानक, ये हो गया अपचयन और विभव। एक बात हमेशा वो याद रखनी है, अपन जितने भी ये विभव के सेल के लिए मान निकालेंगे वो IUPAC ने इन सब इलेक्ट्रोड विभव के मान जो ज्ञात किए हैं वो मान ज्ञात किए हैं आपके अपचयन विभव के आधार पर। किस आधार पर, अपचयन विभव के आधार पर मान ज्ञात किए हैं। और एक बात याद रखिए, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का, किसी भी, जैसे मान लो मैं कहूंगी किसी भी, जैसे जिंक के लिए कह रहा हूं, तो किसी भी एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीजन विभव या मानक अपचयन विभव, इन दोनों के मान हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा मान बराबर होंगे। फिर कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बात को, कि कोई भी इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीजन विभव और मानक अपचयन विभव दोनों के मान हमेशा बराबर होते हैं, केवल अंतर होता है चिन्ह का। किसका अंतर होता है, केवल चिन्ह का अंतर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ई नोट धातु से धातु आयन बराबर होगा ई नोट, जैसे यहां ध्यान सुनिएगा, ई नोट धातु आयन से धातु, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर अपचयन, दोनों के मान बराबर है, केवल चिन्ह का अंतर होता है, केवल चिन्ह का अंतर होता है। अब बात आती है, सर आपने कहा कि डेरियन सेल का विभव 1.10 वोल्ट होता है, और आप ये भी कह रहे हैं कि सर सेल का आधा सेल है, ये भी आधा सेल है, इन दोनों को जोड़ दिया तो संपूर्ण सेल बन गया, तो इस पूरे सेल का विभव 1.10 वोल्ट आया। वो कैसा आया, तो मैंने कहा इसके विभव को दोनों को जोड़ लो। कई किताबों पर आपके एक समझने की दृष्टि से ऐसा कहते हैं कि दोनों विभव के अंतर को याद रखिए, वो अंतर क्यों कहते हैं, बाकी कायदा के अनुसार तो ये कहना कि ये एक इलेक्ट्रोड ये है, ये इलेक्ट्रोड भी है, इसका विभव आधा सेल का विभव और आधे सेल का विभव दोनों को जोड़ लो तो पूरा सेल बनेगा, तो जोड़ना चाहिए ना, तो अपन जोड़ के निकालेंगे। ध्यान समझिएगा बात को कैसे। मैंने कहा जिस मान लो ये इक्वेशन आपके सेल की संपूर्ण सेल यही है ना, तो मुझे ई नोट सेल निकालना है, सेल निकालना तो क्या बोलेंगे, कैथोड का भी जोड़ लो, एनोड का भी जोड़ लो। कैथोड को कौन है, आप क्या हो रहा था, कॉपर आयन से कॉपर बन रहा था, तो कॉपर आयन से कॉपर में चेंज हो रहा था, प्लस मैं प्लस कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, और प्लस ई नोट वो जिंक से जिंक आयन बदल रहा था, जिंक से जिंक आयन बदल रहा था। ठीक है, मैंने जोड़ा है आधे सेल का, ये भी आधे सेल का, कॉपर आयन से कॉपर बदल रहा था और जिंक से जिंक आयन बदल रहा था, दोनों को जोड़ लिया। लेकिन ध्यान सुनो, IUPAC से जो विभव का मान निकाले वो कैसे निकाले, ऑक्सीजन विभव के आधार पर या अपचयन विभव के आधार पर। देखो अपचयन विभव के आधार पर निकाला, मैंने बताया ना आपको, तो ये मान तो अपचयन पर है, लेकिन ये मान किस पर है, ऑक्सीकरण पर है, तो हमें मान किस पर चाहिए, अपचयन पर चाहिए। और मैंने अभी जस्ट पहले बताया है, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीजन विभव और मानक अपचयन विभव दोनों के मान बराबर होते हैं, केवल चिन्ह का अंतर होता है। तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ई नोट जिंक से जिंक आयन बराबर कह सकता हूं क्या, माइनस में ई नोट जिंक आयन से जिंक कह सकता हूं। यदि मैं ऐसा कह सकता हूं तो मैं इसके स्थान पर क्या लिखूंगा, ई नोट कॉपर आयन से कॉपर प्लस ये माइनस में ई नोट
जिंक आयन से जिंक, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ई नॉट कॉपर आयन से कॉपर, माइनस में ई नॉट जिंक आयन से जिंक। तो ये किस रूप में, कैथोड रूप में, कैथोड रूप में, और ये किस रूप में, ये एनोड रूप में। तो ई सेल जो हुआ, ई नॉट सेल जो हुआ, कैथोड माइनस एनोड। अब इसके जो मान निकाले गए हैं वो मान आपके आता है 0.34 वोल्ट आया, और ये मान है वो आया आपके कितना आता है, माइनस में 0.76 वोल्ट आता है। अब इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे केस में देखिएगा ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, ये मान में रखा कितना 0.34 वोल्ट, माइनस इसका मान कितना है माइनस में 0.76 वोल्ट, तो ये जुड़ के होगा 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वो मान आ गया है आपका 1.10 वोल्ट, ये आपके मान आ गया। तो यहाँ पर एक बात सोचने लायक है कि हमेशा याद रखिए, कोई भी सेल का विभव होगा, विभव तो पॉजिटिव होगा, सेल का, अर्ध सेल का नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, अर्ध सेल का नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सेल का आएगा वो हमेशा पॉजिटिव मान आएगा। यदि आपको कहीं नेगेटिव मान आ रहा है तो कहीं आपने गलती करी है। मैं फिर कह रहा हूं, अर्ध सेल का या किसी एक इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सेल विभव आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एनर्जी बन रही है ना, एनर्जी तो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव रूप में होगी। कितने वोल्टेज बनी, -15 वोल्ट थोड़ी होगा, पॉजिटिव वोल्टेज तो प्लस से होगा, कम हो सकता है, 0 हो सकता है, और बढ़ के मान आएगा। नेगेटिव इन सेंस कि एक पूरे सेल का विभव होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक आधे इलेक्ट्रोड का नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन पूरे का जुड़ के आएगा तो पूरा मान पॉजिटिव ही आना चाहिए, कि वोल्टेज होगी वो इतना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो वोल्टेज वो अपने 1.10 वोल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। ये पूरा आपका डेल्टा सेल कंप्लीट हुआ है। अब डेल्टा सेल में एक चीज और है, अपन इसका एक सेल डायग्राम होता है, सेल डायग्राम अपन देख लेते हैं कैसे करते हैं, उसको ड्रॉ करने का तरीका है। ये सभी के जो आपको वीडियो बता रहा हूं, सबके जो नोट्स है आपको पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अब उनको पीडीएफ रूप में मिलेंगे, उसको आपके कॉपी कर लेना है, बाकी समझने से आप समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेल आरेख कैसे प्रदर्शित करते हैं। इस सेल को मैं सेल आरेख में प्रदर्शित कर रहा हूं, ध्यान समझिए कैसे प्रदर्शित करते हैं और क्या होता है। देखिएगा सेल आरेख को प्रदर्शित करने के नियम है, नियम क्या है देखिएगा। देखो यहाँ पर पहले बात तो ये सेल विक्रिया है, इसमें यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है आपका अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेल आरेख को प्रदर्शित करने का तरीका है, एक शब्द है लोन, LOAN, यह होता है लेफ्ट, लेफ्ट होता है बायां, लेफ्ट है, लेफ्ट होता है बायां, लेफ्ट। वो होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। ये होता है एनोड, क्या होता है एनोड, एन होता है नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, ट्रिक है ये, आपको समझ लेनी है कैसे अपन ज्ञात करें, किसको किस तरह डिफाइन प्रदर्शित करें। कि सबसे पहले लेफ्ट में उसको लिखेंगे जिसका ऑक्सीजन हो रहा है, और हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कहां पर होता है एनोड पर। एनोड जहां जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन में संपन्न होती है उसे एनोड को, एनोड को उपयोग नहीं है। एनोड जहां ऑक्सीजन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है उसको एनोड कहेंगे। कहने शब्दावली में है कि जहां ऑक्सीजन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है वो एनोड रूप में, जहां अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है वो कैथोड रूप में, ठीक है। तो लेफ्ट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे जहां पर आपके ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, प्रक्रिया कहां होती है एनोड में, क्या होती है एनोड में होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो सबसे पहले प्रदर्शित करने के लिए एक खड़ी लाइन को प्रदर्शित करते हैं, जो भी अर्ध इस सेल में एनोड पर प्रथम कौन सा हो रहा है, जिंक से बन रहा है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए खड़ी लाइन खींचेंगे, तो जिंक से ये जिंक आयन हो गया, ठीक है, परिवर्तन हो रहा था, खड़ी लाइन खींच दी, ठीक है। अब आधा सेल हो गया, अब आधे सेल के बाद में लवण से, तो अब पता है ये आधे सेल, आधा सेल था, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर था, और ये आपके धातु शक्ति, ठीक है, आधे सेल कर दिया। अब दोनों में जोड़ने वाला कौन है, लवण सेतु, कौन है लवण सेतु। लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए दो सीधी खड़ी लाइनें खींचते हैं, खींच दिए अपन ने, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, कॉपर आयन है, वो कॉपर में चेंज हो रहा है, ठीक है,
कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहा है। लेफ्ट में ऑक्सीजन वाला लिख दिया, तो राइट में अपचयन वाला लिख दिया, ठीक है। ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हो रहा है, जिंक से जिंक आयन बन रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। एनोड पर हो रहा है, ठीक है। इसका विभव होगा नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इन सेंस की इसका विभव आएगा कितना है? माइनस में 0.76 वोल्ट आया। कितना आया? माइनस में 0.76 वोल्ट आया, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां पर देखिए मैंने कहा कि इस सबसे पहले दोनों अर्ध सेल द्वितीय को अलग करते हैं, कर लिया। इसके दूसरी बात यह है कि इस परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए खड़ी लाइन, सीधी खड़ी लाइन खींचते हैं, कर दिया अपन ने। फिर इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने के लिए लवण सेतु प्रयोग करते हैं, और लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए आपने दो सीधी खड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, इनके जो आपके माध्यम क्या है, ये आपके किस रूप में? सॉलिड रूप में, तो लिख दो सॉलिड। ये किस रूप में? जलीय माध्यम में लिख दो एक्वस, AQ एक्वस। ये भी क्या है? AQ एक्वस। ये किस रूप में? सॉलिड रूप में। सांद्रता को साथ लिख दो। सांद्रता क्या है? जिंक सल्फेट की सांद्रता कितनी थी? 1 मोलर सांद्रता थी। यहाँ भी 1 मोलर सांद्रता थी, तो यहाँ लिख दो 1m, यहाँ लिख दो 1m। ये हो गया सेल आरेख। क्या आ गया? सेल आरेख। कई बार पूछते हैं डेनियल सेल के लिए सेल आरेख बनाइए, और आप बनाते हो ये डायग्राम, फिर एक गलत हो जाता है, ठीक है। सेल आरेख ये है ना, ये डेनियल सेल का नामांकित चित्र, ये चित्र है, और ये सेल आरेख है। आरेख मतलब इस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो डेनियल सेल क्या है, किस तरह रासायनिक ऊर्जा प्रयोग विद्युत ऊर्जा रूप में हुआ, ये बताया मैंने आपको। फिर ये बताने के बाद आपने ये देखा कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने कहा कैसे आपके केमिकल एनर्जी किस तरह इलेक्ट्रॉन चेंज हो रही है। दूसरी बात ध्यान देने वाली, ये चेंज हुआ उसके लिए जरूरी क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न होना। रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न भी हुई है, ठीक है। अगली बात है इसका विभव कितना है पूरा सेल का? 1.10 वोल्ट। किसका? सेल का। पूरे सेल का विभव 1.10 वोल्ट आया। इस आधे सेल का कितना है? इस विभव क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विभव। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विभव बोलेंगे। इस पूरे क्या बोलेंगे? सेल विभव बोलेंगे। इसका विभव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसका विभव भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब इसका विभव जो होगा वो आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही, अभी इसी की बात कर रहा हूं। इसका ऑक्सीजन विभव या इसका अपचयन विभव दोनों के मान बराबर होंगे, केवल चिन्ह का अंतर होगा। इसका भी ऑक्सीजन विभव या अपचयन विभव दोनों के मान बराबर होंगे, लेकिन चिन्ह का अंतर होगा। इसका भी बराबर नहीं होगा। हमेशा एक इलेक्ट्रोड के ऑक्सीजन अपचयन विभव मान बराबर हो सकते हैं, होंगे, अलग अलग के नहीं होंगे, ठीक है ना। अब जो अपने विभव का मान निकाला पूरे सेल का, दोनों को जोड़ लिया। लेकिन आईयूपीएसी ने जितने भी इलेक्ट्रोड विभव का मान निकाले हैं वो आपके उन्होंने निकाले हैं वो आपके अपचयन विभव के आधार पर निकाले हैं, कि अपचयन के आधार पर, चूंकि एक में अपने ऑक्सीजन एक में अपचयन हो रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन है उसका अपचयन चेंज कर दो तो चिन्ह बदल जाएगा। इसलिए अपन निकाला तो 1.10 वोल्ट अपने प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब वापस प्रश्न खड़ा हुआ, अपने ये सवाल आ गया कि सब जो अपने इसका जैसा अपने 0.34 वोल्ट का और ये मान कहां से आया, ये मान कहां से आया, तो इनका मान निकालने के लिए हमें देखिएगा एक इनके ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विभव है। इनके मान कैसे निकाले हैं? तो इनके मान निकालने के लिए पहले बात समझने लायक है कि आपको कैसे देखो कैसे निकालते हैं इनके मान, समझिए बात को। इनको पहले मैं रब कर देता हूं, ठीक है, बाद में अपन देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि जो जिंक का है E0, जिंक से ये जिंकाइन से जिंक का जो मान आया वो आपके आया था माइनस में 0.76 वोल्ट आया है, और E0 कॉपर आयन से कॉपर आया है उसका मान प्लस में 0.34 वोल्ट आया है। ये मान कैसे आए उनके लिए ये मतलब ये क्या है? क्या ये है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव मानक कौन सा है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये मान कैसे है? ये मान आए कैसे? तो अब इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें एक अन्य इलेक्ट्रोड की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड में तो केवल ऑक्सीजन होता है या अपचयन होगा, और हम जानते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए? रेडॉक्स भी होनी चाहिए, तो जिसके दोनों प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी हो सकता है अपचयन भी हो सकता है, दोनों। तो ऐसे केस में यहाँ तो केवल आधा सेल ही बनाए, तो ये जब हम कॉपर का निकालेंगे तो कॉपर का आधा सेल ही है, तो हमें एक अन्य इलेक्ट्रोड और चाहिए जिसको अपन लवण सेतु से जोड़कर वोल्ट मीटर जोड़ने में, और हमें ये पता अब इसकी हेल्प से इसका मान निकालने में, तो एक अन्य इलेक्ट्रोड आवश्यकता महसूस होगी ना।
तो इस अन्य इलेक्ट्रोड को बोला गया संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोला गया? संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिसे बहुत बुक्स में आपके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SHE। क्या बोलते हैं? SHE। तो SHE क्या है? तो SHE एक इलेक्ट्रोड है जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से हम अन्य किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड को ज्ञात कर सकते हैं। हमें, क्योंकि इस एक इलेक्ट्रोड में या तो ऑक्सीजन होगा या ऑक्सीजन होगा, तो हमें अन्य इलेक्ट्रोड लेना ही पड़ेगा। यदि इसमें ऑक्सीजन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन होगा, यदि इसमें ऑक्सीजन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन होगा, और दोनों जोड़ देंगे युग्म मान आएगा। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? तो हम इस SHE का मान स्वेच्छा से 0 मान लिया गया। क्या मान लिया गया? 0 मान लिया गया। मानक परिस्थितियों पर संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसका विभव का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 मान लिया। 0.0 वोल्ट कह दूं मैं, ये वोल्ट इसका माना गया। ठीक। अब देखो इसका 0 होगा, इसका, अब देखो ये मैंने क्या किया, जैसे जिंक लिया। ध्यान समझिए बात को, ये SHE है क्या, पहले वो देख लेते हैं। इसमें इसका रेखा चित्र कैसा क्या होता है? ये एक पात्र होता है, इस पात्र में आपके नली होती है, यू का ऐसे कांच की नली होती है, चौड़े मुंह वाली नीचे से ये, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लेटिनम का वायर होता है, ठीक है। ये पीटी की प्लेट है, ठीक है। और यहाँ से अपन शुद्ध हाइड्रोजन गैस को अपन प्रवाहित करते हैं, ठीक है। गैस को प्रवाहित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे गैस में क्या होगा, ठीक है, एक एटीएम दाब पर, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पर अपन प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक विलयन है, इस विलयन की ये HCl है, विलयन HCl का जो विलयन है, इसकी सांद्रता अपन 1 मोलर सांद्रता करते हैं, 1 मोलर का विलयन है, ठीक है। और ये प्लेटिनम का तार है, ये पीटी का तार है, ठीक है। अब यहाँ से ये आपकी गैस जाएगी अंदर जाके, ये यहाँ से पूरे बंद है ये, ठीक है। जाकर इस पीटी की क्या है, प्लेट है, पीटी की प्लेट, इस प्लेट पर जाकर ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, अधिशोषित। क्या हो जाएगी? अधिशोषित हो जाती है, इसको चारों चिपक जाएगी। शब्द है मैंने काम लिया है अधिशोषण। क्या होता है? अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है? शब्द है, उसको समझ लीजिए किसे कहते हैं। 2 शब्द होते हैं, एक होता है अधिशोषण, एक होता है अवशोषण। किसे कहते हैं अधिशोषण, किसे कहते हैं अवशोषण? समझिए बात को। यदि कोई पदार्थ अन्य किसी पदार्थ की सतह पर जुड़ता है, केवल सतह पर जुड़ता है, उसे बोलेंगे अधिशोषण। क्या बोलेंगे? अधिशोषण। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये जैसे यहाँ पर इस दीवार पर पेंट हो रखा है, तो क्या ये पेंट पूरा अंदर तक गया है, ऊपर ही है? तो इसको बोलेंगे इस दीवार पर या सीमेंट के ऊपर ये कलर का क्या हुआ, अधिशोषण। क्या हुआ? अधिशोषण हुआ है। यदि ये पेंट पूरे जो पेंट किया वो पूरे इधर से दीवार से इधर पूरे तक आ जाता, पूरा अंदर तक समान फैल जाता, समा जाता, तो उसे बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं अपन? अवशोषण बोलते हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात ये यहाँ पर कि यदि कोई पदार्थ अन्य किसी पदार्थ की सतह पर जुड़ता है, उसे बोलेंगे अधिशोषण। क्या बोलेंगे? अधिशोषण। और यदि पूरे भाग में समा जाए, उसे बोलेंगे अवशोषण। जैसे मान लीजिए मैं बताऊं आपको, जैसे मैं रसना का ढक्कन लिया और इसको पानी में डाल दिया, तो क्या रसना ढक्कन के ऊपर रहेगा, लिक्विड रूप में ऊपर रहेगा, पानी में समा जाएगा। तो क्या हुआ? अवशोषण। सूर्य का प्रकाश यदि बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उसके अंदर प्रवेश किया, तो उस सूर्य प्रकाश का उस जल में क्या होता है? अवशोषण। पूरा भाग में अंदर समा जाएगा, अवशोषण है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब देखो, यहाँ मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन गैस जो आ रही है वो प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर आकर जुड़ जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? अधिशोषण। क्या हुआ? अधिशोषण, ठीक है। अब देखो यहाँ विलयन में कौन सा HCl का विलयन है, तो यहाँ पर कौन है? H+ आयन भी है, Cl आयन भी है, H+ आयन भी है, Cl आयन बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि ये हाइड्रोजन, जैसे वहां पर क्या बोला अपन ने, जिंक धातु की छड़ थी, ठीक है, और विलयन था जिंक सल्फर विलयन था, जिंक आयन था, तो इसके अंदर ऊपर जुड़ भी सकता है, यहाँ पर पिघल भी सकता है। वैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन है, इसके ऊपर जुड़ भी सकती है और ये पिघल भी सकती है। दोनों काम हो सकते हैं ना, पिघल भी सकती है, जुड़ भी सकती है।
तो दोनों काम इसमें संभव हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर जो विभव होगा उस विभव को स्वेच्छा से क्या मान लिया गया, जीरो मान लिया गया। क्या मान लिया गया, जीरो मान लिया गया है। जैसे मैं बात करूं, देखो प्रारंभ में जैसे अभी हम बात करते हैं, जैसे 1 किलो का 1 वाट है ना, 1 किलो का वाट है, उसको क्या जो पहले क्या हो, एक प्राचीन समय में जो आपके मापतोल की प्रक्रिया है, उस मापतोल की प्रक्रिया में पहले एक स्वेच्छा से इस वजन को, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि इस वजन को स्वेच्छा से मान लिया गया 1 ग्राम, 1 ग्राम मान लिया गया, ठीक है। अब इसको 1 ग्राम मान लिया गया है, यदि अब इसका निकालना है तो इसके एवज में वो कितना गुना भारी है, मान लेते हैं इसके एवज में 10 गुना भारी है। यदि ये 1 ग्राम है तो ये 10 ग्राम हो गया। तो वैसे ही हमने स्वेच्छा से इसको 1 ग्राम माना ना पहले, वैसे ही स्वेच्छा से संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव है वो स्वेच्छा से 0 मान लिया गया है। इसका आपके 0 मान लिया गया, ठीक है। अब इसका 0 मान लिया। अब ध्यान सुनना मेरी बात को कि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बारी बारी से, जैसे मान लो जिंक का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जिंक का निकाल रहे हैं तो वापस वही हुई बात है, जिंक धातु छड़ लेंगे, इसको तार से जोड़ा, ये भी तार इधर आएगा, लेकर वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका लवण सेतु है ही है, ठीक है, लवण सेतु है, ठीक है। और यहाँ पर ले लिया अपन जिंक धातु ले ली, ठीक है। यहाँ अंदर विलेन कौन सा है, ZnSO4 होगा, वो विलेन है ZnSO4। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पर विभव चेक किया, तो विभव चेक किया, अच्छा विभव चेक करेंगे तो ऐसे केस में विभव कितना आएगा, विभव कितना है इसका, विभव जो अपन हल करेंगे तो इसका विभव आता है 0.76 वोल्ट। ऊपर रीडिंग देख लेंगे, रीडिंग आती है इसमें, रीडिंग देख लेंगे 0.76 वोल्ट इसमें रीडिंग आएगी, ठीक है। अब देखो इसका मान तो 0 है, इसका मान 0 है, तो इसका मान क्या हुआ, देखो अपन ने क्या देखा है, E नॉट सेल बराबर क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब बताओ ये माइनस क्यों आया, देखो ये मान भी अपचयन पर है, यदि आप ऑक्स में लेते हो तो फिर प्लस चिन्ह लगाना पड़ेगा, ये मान भी अपचयन पर, ये मान भी अपचयन पर, ठीक है। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, इसका जो विभव मान कितना है आपने 0.76 वोल्ट आया, ध्यान सुना, ये मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, 0.76 वोल्ट देख लिया अपन, ये मान आ गया। अब ये क्या है, ये क्या है, ध्यान सुनना, यहां पर SHE है जो आपका काम करता है कैथोड रूप में, किसको काम करता है, कैथोड रूप में। पहला बात क्यों करता है, तो अपने पास कैसे करता है समझने वाली बात है। अच्छा आप एक चीज तो जानते ही हैं कि धारा का जो प्रवाह होता है, धारा का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, आपके इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है, सही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में धारा आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा हमारे पास में एक उपकरण है जिसका नाम हुआ करता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर नाम है, फिजिक्स में आपका एप्रेटिस पढ़ा होता है, आप उसे चेक करेंगे, बाकायदा सेल बना के आप देखें लैब में, तो आप बताऊंगा मैं आपको कि जो आपका डेनियल सेल है उसमें आपने जैसे वहां पर है ना, जैसे डेनियल सेल में आपने कैसे आपके बता दिया मैंने आपको, ये एनोड रूप में कैथोड रूप काम करेगा, क्या है क्या नहीं है। अब ऐसे चीज से लेकर अपन देखेंगे ना, तो ऐसे केस में अपन गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर धारा कितनी बह रही है वो नहीं बताता है, गैल्वेनोमीटर केवल और केवल धारा की दिशा बताता है, धारा दिशा किस ओर जाएगी। बाकी सब में जो एक अपरेटस में जैसे वोल्टमीटर है उसकी सुई हमेशा यहाँ होती है, ऐसा होती है, यहाँ से ऐसे चलती है, वो अमीटर की ऐसे चलती है, लेकिन गैल्वेनोमीटर की सुई होती है बीच में होती है, क्या होती है, बीच में होती है, बीच में होती है। मतलब क्या हुआ कि धारा इधर जा रही है तो सुई इधर मुड़ जाएगी, धारा इधर जा रही है तो इधर मुड़ जाएगी। जैसे मान लो बताओ मेरे को कि जैसे मान लीजिए इसमें ऐसा है, ऐसे चल गई, ये ऐसा सुई आई हुई है, ऐसे से मान लो ये पूरी ऐसा आई हुई है, यहां से ऐसा आ गई, तो मतलब धारा इधर से इधर जा रही है, धारा इधर से इधर जा रही है, ठीक है। ये सुई इधर हो गई, धारा इधर से इधर जा रही है। मैंने बाकायदा इस सेल में भी मैंने यहाँ टच किया, गैल्वेनोमीटर टच किया, तो टच करूंगा तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर जो धारा का प्रवाह, किसका प्रवाह, धारा का जो प्रवाह होगा हमेशा यहाँ पर आपके धारा प्रवाह होगा, वो आपके होता है किसमें, यहाँ पर कौन SHE है, क्या है, SHE है। तो धारा का प्रवाह आपके होता है इधर से इधर, धारा इधर से जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, तो ऐसे रूप में ये किस रूप में काम करेगा, एनोड रूप में काम करेगा, और ये किस रूप में काम करेगा, कैथोड रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर ये SHE कैथोड रूप में काम किया, SHE E नॉट SHE, अब ये माइनस, ये आपका E नॉट, यहाँ भी क्या है E नॉट, कौन सा है आपका ये
जैसे अपन ने कह दिया ये जिंक वाला है तो जिंक आयन से जिंक हो गया, ऑप्शन निकालना, ऑप्शन ले लिया, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0.76 वोल्ट बराबर क्या हो गया, माइनस में ई नॉट जिंक आयन से जिंक हो गया, तो इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट जिंक आयन से जिंक बराबर मान हो गया माइनस में 0.76 वोल्ट। तो आपको एक बात ध्यान समझ गए कि गैल्वेनोमीटर, कौन सा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की सहायता से हमें देखना है धारा की दिशा जो भी है, दिशा जो भी आ रही है, धारा की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा दिशा जो भी है उसके विपरीत दिशा में, धारा दिशा इधर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह दिशा इधर होगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो इसके विपरीत दिशा में होगा। मैंने चेक किया, चेक करने से मालूम चला कि आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, तो धारा प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह इसके इधर से इधर होगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह इधर से इधर हो रहा है मतलब ये छड़ पिघल रही है तो ये एनोड रूप में काम करे। एनोड ही कौन है, जिंक, जिंक एनोड रूप में काम कर रहा है तो एनोड रूप में लिख दिया, ठीक है। होना दोनों मान लिखना अपचयन में ही है, अपचयन में, ये भी अपचयन में। इसका मान कितना होता है, 0 होता है, और इसका मान निकालना है तो ये पूरा माइनस ले लो, तो माइनस में 0.76 वोल्ट हो गया जिंक का। इसी प्रकार कॉपर का निकाल लेंगे, इसी प्रकार सबका मान अपन, जैसे कॉपर का, जिंक का, और आपके जैसे आपके इसका सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम, सब धातुओं के बारी बारी से सबके मान निकाल लिए अपन ने, और निकाल के इनको एक श्रेणी में व्यवस्थित किया। उस श्रेणी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब पढ़ते हैं टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिएगा टॉपिक क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस, क्या बोलते हैं, ईसीएस, इसको बोल रहे थे एसएचई, ठीक है। समझते हैं बात क्या है, देखिएगा। तो इसको परिभाषित कैसे करें, तो मैं क्या बोलूंगा कि एसएचई की हेल्प से, एसएचई की हेल्प से, एसएचई की सहायता से अपन ने विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड को मान निकाल ली। इन प्राप्त मानों को घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, क्या करें, व्यवस्थित करेंगे तो एक श्रेणी मिलेगी। उस श्रेणी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ईसीएस के नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। ईसीएस क्या होता है, चर्चा करते हैं। देखो ईसीएस क्या होता है समझते हैं।